क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच। भैया हम पाकिस्तान को हराते आए हैं। पहले सवाल था खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, उसके अंदर द कंट्री वॉज डिवाइडेड कि खेलो या ना खेलो। आपने खेला, ट्रायलैटरल था, ठीक है, आपने कर दिया, उनकी बेइज्जती कर दी, 3-0 हरा दिया, ऑपरेशन सिंदूर ऑन ग्राउंड कर दिया, सब ठीक है। सर चावल तो तब भी उतने का ही था, हराने के बाद भी, हराने से पहले भी। पेट्रोल तो उतने का ही था, डीजल तो उतने का ही था, आलू उतने का ही है, 1 किलो दूध उतने का ही है। ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान को हराया तो 5 रुपए सस्ता हो गया अगले दिन। असली मुसीबतें उस आम आदमी के परिवार पे कोई फर्क तो इन चीजों से पड़ता नहीं सर, लेकिन जिन चीजों से पड़ता है उसकी तरफ कौन काम कर रहा है? आनंद दादा। देखिए, मुझे ऐश्वर्य लगता है कि महंगाई एक ऐसी चीज है जिसको रोकना किसी भी सरकार के लिए बहुत मुश्किल काम है। उसको काबू में तो किया जा सकता है पर रोका नहीं जा सकता। तो फिर सरकारें वादा क्यों करती हैं, कोई भी सरकार हो? मैं उसी पर आ रहा हूं जी प्लीज। आपने ही उसका उत्तर भी दिया। आपने कहा कि वादे इसलिए किए जा सकते हैं कि जनता को ल्योर किया जा सके और उनका वोट अपनी ओर खींचा जा सके। इसमें सही मामले में जो इस प्रकार की चीजें, आपने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल पर ठीकरा फूटा, नहीं, ये तो जयललिता के जमाने से याद करिए, सोने की चीन देने का, कलर टेलीविजन देने का वादा किया जाता था और ये बहुत पुरानी परंपरा भारत में है। इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि मतदाता कितना मैच्योर हुआ है। मतदाता के मैच्योर होने की क्या कारण नहीं है कि लोग अब भी मैच्योर नहीं हो पा रहे। बहुत ये इसकी गहरी, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक मसला है जिसको समझकर और सुनकर हम तुरंत इसका H2SO4 बराबर पानी कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए जो बढ़ती हुई इकोनॉमी रहती है वर्ल्ड वाइड, आप देखिए वहां महंगाई बढ़ती ही बढ़ती है। लेकिन जैसे सोशियोलॉजी में कहा जाता है ना कि अपराध होता ही है समाज में, आप अपराध को जीरो नहीं कर सकते। सोशियोलॉजी में ये एक चैप्टर पढ़ाया जाता था कि अपराध इसलिए होते हैं कि समाज का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं निकलता रहे। तो वो एक अलग थ्योरी भी है। लेकिन जिस प्रकार से बढ़ते हुए इकोनॉमी में अगर आप विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई पर काबू करना पड़ेगा अपनी नीतियों से। वो इतना ना बढ़े, वो आनुपातिक तौर पर बढ़े कि जितना प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है उतना महंगाई बढ़े। तो उस प्रकार से अगर महंगाई बढ़ती है तो महंगाई को काबू किया जा सकता है, महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन कोई ये कह दे महंगाई रोक देंगे तो संभव नहीं है। और पाकिस्तान पर जहां तक बात है तो पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहिए था। ये डिवाइडेड नहीं था कंट्री। मुझे लगता है ज्यादातर लोगों की राय यही थी कि पाकिस्तान से खेलना नहीं चाहिए। लेकिन बाद की जो घटनाएं हुई उसके लिए भी बीसीसीआई को थोड़ी तो प्रशंसा उसकी करनी चाहिए कि जिस प्रकार से हाथ नहीं मिलाना या जिस प्रकार से उनको उनके इशारों का जवाब इशारों से देना, वो कॉन्फिडेंस तो खिलाड़ियों को दिया गया। दूसरी बात यह है कि 2008 से यह नीति चल रही थी कि मल्टीलैटरल टूर्नामेंट में हम खेलेंगे जो न्यूट्रल वेन्यू पे होगा और बायलैटरल में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। अब जीएसटी के कम होने के बाद से बहुत सारे, दूध की कीमत भले कम न हुई होगी लेकिन दही की कीमत 3 रुपए कम हो गई है। तो इस तरह से गाड़ियों की कीमत 1-1 लाख रुपए से ज्यादा तक कम हुए। तो महंगाई पर कंट्रोल करने की कवायद शुरू तो हुई। अब देखिए उसका कितना असर बाजार पे पड़ता है। आज उसके आंकड़े आए होंगे या आ रहे होंगे तो उससे लगेगा, लेकिन लोगों के पॉकेट से पैसा निकालने का उपक्रम महंगाई कम करके ही किया जा सकता है। और अगर आपको अपने इकोनॉमी को मजबूत करना है तो लोगों के पॉकेट से पैसा निकालने का आनंद दादा, अवधेश जी, इससे पहले कि मैं आज संघ के 100 सालों पे प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्र भी दिया, लेकिन संघ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बिल्कुल डरती नहीं है। वो 99 पे भी जाके खड़ी हो। सपोजिंग अगर 1 से 100 तक की गिनती करनी है, आप अगर 99 तक पहुंचे और आपको लगा कि आपने 98 पे गलती की थी तो यू विल स्क्रैप इट। विपक्ष उसका विरोध कर सकता है, लेकिन ये एक इन प्रिंसिपल, आप उनके नेताओं से आज भी बात कीजिए, आप बोलिए कि आप ये गलत कर रही है बीजेपी, वो गलत कर रही है। बोले 30 साल पहले सत्ता में थे क्या? तो जब 30 साल पहले नहीं थे तो क्या दिक्कत है? दोबारा सिफर से शुरू करेंगे। फराज किदवई जी समझ रहे होंगे, दोबारा 0 से शुरू कर देंगे। लेकिन जब आपके पास एक ऐसा पॉलिटिकल आइडियोलॉग है आरएसएस जैसा, और सब बात कर रहे हैं 100 साल ऑफ द आरएसएस, आरएसएस मंत्र दे रहा है। आपने देखा है पिछले 3 जनरल इलेक्शंस में एक फर्क तो है नंबर्स में, एक फटीग आता है, पॉलिटिकल फटीग आता है। आपको पता है एंटी इनकम्बेंसी कंट्रोल्ड है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि नेगेटिव में है ही नहीं। अवधेश जी, ऐसे में एक आम व्यक्ति के जीवन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, इस पे क्या सरकार को और ध्यान नहीं देना चाहिए?
देखिए, सरकार का मूल काम ही लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में और भारत की दृष्टि देखें तो समाज के सबसे निचले तबके का पहला ध्यान रखना है। क्योंकि अंत्योदय की जो नीति है, जो भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ का जो सिद्धांत था अंत्योदय, उस अंत्योदय की कल्पना ही इसी से निकली है। तो जो आम आदमी है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का आदर्श ही यही था। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष मना रहा है जब हजारों प्रचारकों ने, लोगों ने अपना जीवन लगा दिया कि केवल देश हमारे समक्ष है, कि देश का एक एक व्यक्ति अगर सुखी संपन्न नहीं हो तो यह देश सुखी संपन्न नहीं हो सकता। इस भाव के लिए लगाया है। तो अगर उसके विचार से राजनीति और चल रही है तो उसको तो आम आदमी का ही ध्यान रखना चाहिए। और यह नहीं कहा जा सकता है कि आम आदमी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, लेकिन सत्ता की संस्कृति जिस रूप में बदलनी चाहिए, जो आपकी चिंता है कि भारत इस पार्टी के नेतृत्व में जो विचार के आधार पर जो एक समाज दिखना चाहिए, व्यक्ति देखना चाहिए कि सबको लगे कि इस देश के विकास में हमारा योगदान है, विकास की नीतियां वो हमारे तक पहुंचती है, मैं जो कुछ बोलता हूं वो देश में उसका महत्व होता है, ये सब भाव जो पैदा होनी चाहिए उसमें अभी कमी है। लेकिन उस कमी के आधार पर जहां महंगाई की बात है तो इस समय तो रिकॉर्ड नीचे है। अगर आप आंकड़े देखते हैं तो 2.05% पिछले वो अगस्त का आंकड़ा है लास्ट का। और खुदरा महंगाई दर उसके पहले तो और भी कम था, 1.57 था। तो महंगाई दर इस समय नहीं है, लेकिन क्या लोगों को उसी रूप में मार्केट में चीजें उपलब्ध है? महंगाई, इकोनॉमी, राजनीति सब अलग अलग पक्ष नहीं होते हैं, इन सबको मिला करके देश चलता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में आज जो प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई हम सबके जीवन में तो एक ही मंत्र रहा है, और वो हमने जो अभी सिक्का जारी हुआ है या ये जो हमारे पास डाक, उसमें जो हमने लिखा है इदम राष्ट्राय इदम न मम, तो ये जो भाव है, इस भाव से इतने लोगों ने जीवन दिया है, लेकिन उतने ही लोग उसी प्रकार से राजनीति में आए हों, उसी प्रकार से नौकरशाही में आए हों। हमारे उद्योगपतियों में, हमारे व्यापारियों में भी उस ढंग से ईमानदारी का भाव हो कि एक मिनिमम मुनाफा लेते हुए लोगों तक हम उस लाभ का अंश पहुंचाएंगे। नौकरशाही में यह परिवर्तन हो कि हमारी भूमिका लोक सेवक की है, तो लोक तक इसका भाव पहुंचे। ये जो एक सांस्कृतिक क्रांति की बात होती है उसमें अभी भारत में कमी है, लेकिन काफी कुछ हुआ है। नहीं, लेकिन विपक्ष बोलेगा इस समय काफी कुछ हुआ है जो फराज साहब, समाजवादी पार्टी, यूपी की ऑपोजिशन पार्टी अखिलेश यादव, मैं देखता हूं अखिलेश यादव खड़े होते हैं एवरी डे, हिंदू मुसलमान, इस मौलाना का उस मौलाना का। अरे भाई, बरेली में अगर हिंसा होगी तो पुलिस तो एक्ट करेगी ना, नहीं तो क्या ये कोई मुन्ना भाई की पिक्चर चल रही है, गुलाब का फूल देगी? आप एक दिन तो अखिलेश यादव को बोलिए कि आप सैफई से लखनऊ, लखनऊ से सैफई जाते हैं, किसी रास्ते में किसी गांव पे पकड़ के अगर बाबा ने कोई वादा किया है और वो वादा पूरा नहीं किया है, या केंद्र सरकार का कोई वादा है सड़क का और वो पूरा नहीं है, कभी तो काउंटर करें, कभी तो एक विपक्षी नेता की तरह सही में काम करें। या सिर्फ हिंदू मुसलमान करना ही विपक्षी नेताओं का काम है? उससे भी देश की जनता का फायदा नहीं हो रहा है फराज साहब। देश की जनता का फायदा कैसे होगा? जब उनका काम होगा, जब एक 12 घंटे एड़ियां घिसने वाले व्यक्ति की जिंदगी में आराम आएगा, जब उसकी दिक्कतें सॉल्व होंगी। आप लोग अपनी दिक्कतें देखते हैं कि हम विपक्ष से सत्ता में कब आए। बात हर कोई करता है कि मेरे से बड़ा सोशल वर्कर इस दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। और फिर प्रशांत किशोर का देख लीजिए, 3 साल में कितने करोड़ कमाए हैं उन्होंने। सब समझ आ जाएगा कि राजनीति में कौन कहां किस लिए मंजीरे बजाने आता है। फराज किदवई जी, रियलिटी बोल रहा हूं मैं आपको, सिर्फ 3 साल में इतना पैसा कैसे, कौन सी नौकरी से कमता है, ये जरा समझा दीजिएगा। और मैं बता रहा हूं आपको, मैं आप प्रशांत किशोर के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं, स्टार्ट एक्टिंग हु यू आर। यू आर एन ऑपोजिशन लीडर, स्टार्ट एक्टिंग लाइक वन, क्वेश्चन द गवर्नमेंट। कब तक मीडिया को गरियाते रहेंगे? अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज भी। आपको पता है ये मीडिया को कितने पैसे? अरे भैया, जब आप थे तो यूपी में तो घर देते थे, घर दिए हैं आपने, घर लखनऊ में घर दिए, नहीं दिए क्या? स्वर्गीय नेताजी ने 2 दर्जन नाम आपके पास होंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? जनता का बताइए ना मेरे को, जनता की मुसीबतें कैसे दूर हो रही हैं वो बताइए आप। फराज साहब,
व्हाट आर यू डूइंग फॉर दैट? फराज भाई ऐश्वर्या जी समझाइए। एको बहुत आ रही है, वो ठीक करा रहा हूं जी। ऐश्वर्या जी चलिए, आज आपको एक बधाई तो मैं दे देता हूं। मैं पिछले 5 दिनों से पक गया था, टीवी डिबेट्स में जाते जाते ऑन एन एवरेज 3 से 4 हो जाती हैं भाई, हिंदू मुसलमान बरेली और कहां के। तो चलिए, कम से कम आपने एक जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया, जिसके लिए आप जो है वो वाकई बधाई के पात्र हैं। आपने अभी बात की कि एक आम आदमी जो है इस देश का, चाहे वो सरकारी नौकर हो या प्राइवेट कंपनी में काम करता हो, वो 12 घंटे एड़ियां अपनी घिसता है। मुझे पूरा दर्द है उस चीज का, ऐश्वर्या जी। हिंदुस्तान टाइम्स की 26 फरवरी 2025 को एक टाइम यूज सर्वे छपा था। उसमें आप देखिएगा कि ऐश्वर्या जो अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो पूरी दुनिया में भारत का जो कर्मचारी है वो सबसे ज्यादा अपने ऑफिस में काम करता है, और वर्क बैलेंस जो है, वर्क लाइफ बैलेंस जो है, वो सबसे ज्यादा पैथेटिक कंडीशन में आज की तारीख में हम